हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी मिल पे। चलिए आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास को लेके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके बारे में पूरी डिटेल बारीकी से समझेंगे और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। तो बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम समझते हैं जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम, जैव मतलब होता है जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया होता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों क्या होता है, अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण। जीवों का अनुरक्षण हो उसे हम जैव प्रक्रम कहेंगे। यानी कि इसका परिभाषा लिखना होगा तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, तो जैव प्रक्रम हम लोग समझ गए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। इसके बाद समझते हैं पोषण क्या है। इसके बाद वाला टॉपिक होता है पोषण। तो पोषण के बारे में समझते हैं आखिर वो पोषण होता क्या है। तो पोषण बेसिकली भोजन का एक प्रकार है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगला है हम लोग का टॉपिक पोषण। हम लोग जैव प्रक्रम समझ गए। जैव प्रक्रम के बाद आती है जैव प्रक्रम चैप्टर है, उसमें हमको टोटल चीज़ पढ़ना है। मनुष्य के आहार नाल से, यानी मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसको कहाँ पे पचाता है, कैसे अंदर ले जाता है, कहाँ पे पचा के कहाँ से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है और कहाँ तक उसका पाचन क्रिया समाप्त हो जाता है, वो सारी डिटेल्स इसमें पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पोषण का बेसिकली अर्थ होता है भोजन। तो भोजन बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो भी हम लोग करते हैं वो भोजन होता है, यानी मुख से जो ग्रहण किया जाए वो सारी भोजन है। ठीक है, तो चलिए एक पानी भी है तो वो पानी हम पीते हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक भोजन का प्रकार है। तो पोषण क्या होता है? पोषण होता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। यानी वह पोषक तत्व जिसमें जीव जो है ना ग्रहण, वैसे जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसका परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, वह विधि, वह विधि, पोषण एक विधि हो गया, वह विधि जिसमें जीव पोषक, जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग करता है, क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, सॉरी। पहला पार्ट है स्वपोषण, दूसरा पार्ट है परपोषण। अब समझते हैं स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। ठीक है, अब स्वपोषण के बारे में जानेंगे और परपोषण के बारे में भी जानेंगे। तो पोषण कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, यानी विधि के बारे में बात की जा रही है। यानी विधि मतलब होता है वह तरीका जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, यानी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्वपोषण और दूसरा प्रकार है परपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण क्या है? बेसिकली स्वपोषण होता है जो खुद से भोजन बनाकर ग्रहण किया जाए, यानी किसी दूसरे का छीना नहीं जाए, ना किसी दूसरे से मांगा जाए, तो वो हो गया स्वपोषण। और परपोषण बेसिकली वो होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को किसी दूसरे जीव या प्राणी से ग्रहण करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वपोषण इसमें हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे? बेसिकली वैसे जीव जो भोजन के लिए, वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, आश्रित नहीं रहता है, ठीक, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? परपोषण हो जाएगा। इसका विपरीत परपोषण होगा वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है। ठीक है, इसका सिर्फ विपरीत लिख लेंगे, वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, दूसरे जीव पर आश्रित रहता है,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका परपोषण। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने स्वपोषण समझा। स्वपोषण क्या कहता है, वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, और अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। हम अभी तो बताएं आपको कि जो खुद से भोजन बनाए, दूसरे से छीने नहीं, मांगे नहीं, वो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, स्वपोषण में हम एग्जाम्पल मनुष्य का ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, उसे हम स्वपोषी कहेंगे। अब परपोषी में होता बेसिकली वो है कि जो भोजन खुद से नहीं बनाता, वो दूसरे से भोजन एक्सेप्ट करता है कि वो हमको भोजन बना के दे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग स्वपोषण परपोषण समझ गए। ठीक है, स्वपोषण का कोई टाइप नहीं होता है, स्वपोषण का एक ही टाइप होता है। उसमें टाइप क्या बनाया जाए, स्वपोषण में एक ही तो होबे करता है कि स्वपोषण जो खुद से भोजन बनाए। अब मेन है परपोषण। तो परपोषण में बेसिकली 3 टाइप के परपोषण होते हैं, या 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखिए, इसके 3 पार्ट है, परपोषण के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है परपोषण, पहला पार्ट है इसका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, कैसे मृत जीव जंतुओं से हम पोषण प्राप्त करते हैं, वो पोषण हो गया। दूसरा है आपका, दूसरा हो गया परजीवी पोषण। अब तीसरा देखिए, तीसरा हो गया आपका प्राणी संपोषण। ये तीनों आ गया आपका। अब तीनों का परिभाषा हम लोग समझते हैं, तीनों का मीनिंग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं। मृतजीवी पोषण कहने का मतलब होता है मृत जीव जंतु पर पोषण का तो समझ गए, मृतजीवी पर पोषण का तो अर्थ हम बता दिए ना कि किसी दूसरे से भोजन को ग्रहण करना, यानी मांगना, छीनना, जो भी कह सकते हैं आप, किसी दूसरे जीव से भोजन को ग्रहण करना मृत परजीवी पोषण कहलाता है, पर पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पर पोषण वो तो हो गया, पर पोषण मतलब समझ गए किसी दूसरे से लेना है। अब मृतजीवी पर पोषण, यानी मृत जीव जंतु, मृतजीवी कहने का मतलब मृत, मरा हुआ जीव जंतुओं के शरीर से अगर हम भोजन प्राप्त करते हैं, और अपने से नहीं बनाते हैं, वो खुद से, वो मर गया है, उसका भोजन, उसके शरीर को हम लोग, उसके पोषण को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, उसको हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहलाता है, मृतजीवी पर पोषण कहलाता है। ठीक है, अब चलिए मृतजीवी के बाद है सेकेंड है परजीवी पोषण। परजीवी यानी पर मतलब होता है पराया, जीव मतलब दूसरा, यानी कोई दूसरा भोजन बना दिया, उससे हम छीन लिए या मांग लिए, जो भी कर लिए, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। और लास्ट है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता क्या है, प्राणी संपोषण में बेसिकली क्या होता है ना कि उसमें पोषण की वैसी प्रक्रिया, इसको परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में आता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे इसमें प्राणी संपोषण में हो गया आपका कि इसमें जो जीव है ना, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, दिखाई दे या ना दिखाई दे, या ठीक है, मांगे सामने से मांगे या पीछे से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, यानी अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से, दोनों रूप से ये भोजन किसी प्राणी से के संपर्क में आके बनाता है। जैसे हो गया, इसका एग्जांपल हो जाएगा गोल कृमि, फीटा कृमि, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका इत्यादि, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि ये सारे जीव जो होते हैं मृतजीवी पोषण होते हैं। चलिए हम ये लोग यहाँ तक तो समझ गए, जैव प्रक्रम क्या है, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। उसके बाद पोषण है, पोषण भोजन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। उसके 2 टाइप है, परजीवी, स्वपोषण, परपोषण। अब इसमें स्वपोषण का कोई टाइप नहीं है। उसके बाद है परपोषण। परपोषण का यहाँ पे 3 टाइप है, पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तीनों का परिभाषा हम लोग समझ गए। इसके बाद वाले टॉपिक को आगे लेके बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इससे आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। चलिए, ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, ये कैसे उपयोगी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिकली होता है, देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश होगा और संश्लेषण में क्रिया होगा। प्रकाश का मतलब प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होती है वो एनर्जी, और संश्लेषण मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया होता है उसे संश्लेषण कहते हैं। ठीक है,
अब चलिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया, इसका परिभाषा क्या, इसको बेसिक समझते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश आती है उसकी ऊर्जा की सहायता से CO2 और H2O और सरल अकार्बनिक अणु जैसे मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर उसका क्रिया करते हैं, ठीक है। इससे अकार्बनिक लवण जो है बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, खनिज लवण पादप, इसको बोलेंगे ऐसे कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु में आ गया CO2 H2O मिल करके क्या बनाता है, मतलब H2O खनिज लवण पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज में प्राणी संपोषण को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए प्रकाश संश्लेषण क्या है, नहीं समझे तो एक बार और बता देते हैं कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से, बेसिकली क्या है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता है, ठीक है, जिसमें सरल अकार्बनिक अणु हो गया CO2 H2O मिल करके उसमें पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर सरल अकार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण करके तो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, स्थिरीकरण किया और ग्लूकोज का निर्माण किया, ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेसिकली इसका फार्मूला लिखिएगा कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु जैसे CO2 H2O प्रकाश संश्लेषण स्थिरीकरण कर CO2 H2O पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज बना लिया तो इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग फार्मूला देखते हैं आखिर ये फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला क्या होता है, 6CO2, देखिए यहाँ से लिखते हैं इसको, 6CO2 + 12 H2O मिल करके बना, ये सरल अकार्बनिक अणु है, क्या है, सरल अकार्बनिक अणु, अकार्बनिक अणु है, ठीक है, ये सरल अकार्बनिक अणु है, ठीक है। बनाएगा 6CO2 C6H12O6 C6H12O6 + 12 H2O + 6H2O और बनाएगा आपका 6H2O और 6O2 बनाएगा, 6O2 ये बना लिया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। क्या बनाया, 6CO2 + 12 H2O मिल करके बनाया है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। अब चलिए ये बना दिया, ये फार्मूला हो गया। अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है कि ये होता है सूर्य की ऊर्जा की सहायता से। बेसिकली इस पर सूर्य की, ये हीट का निशान है, इसको समझिएगा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा इसको लिख देते हैं, सूर्य ऊर्जा रिएक्शन कराएगा, सूर्य की ऊर्जा ही मिलकर इसका रिएक्शन कराएगा, ठीक है। इसके बाद वाली टॉपिक को हम लोग पढ़ते चलते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। अब वो घटक के बारे में हम लोग को बताना है कि वो घटक कौन कौन सा है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो घटक के बारे में बताना है। तो पहला है सूर्य प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है जल खनिज लवण, चौथा है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चारों के बारे में 4 प्रयोग है, तो चारों प्रयोग को हम लोग बारीकी से सीखेंगे, लेकिन इसको लास्ट में सीखेंगे, क्लास के एंड में सीखेंगे, चूँकि ये लंबा टॉपिक है, लंबा खींचता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग लास्ट में सीखेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में चलते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद वाले मतलब हमारा कुछ टॉपिक यहाँ पे शेष रह जाएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे ये कार्य करता है, इसके चारों जो प्रकाश संश्लेषण बताएं, चारों जो टाइप है वो कैसे प्रयोग में लाया जाता है, ये प्रयोग में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो इसको भी बारीकी से समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बेसिकली इसके अब हम लोग मेन चैप्टर में एंड करते हैं। ये तो इसका इंट्रो था, अब मेन चैप्टर में एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पैरामेसियम और अमीबा तो समझते होइएगा, अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा ये हो गया, अमीबा कोई भी बना दीजिए वो अमीबा है, खाली कोर नहीं रहना चाहिए उसमें। अमीबा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोर नहीं बनना चाहिए। कोर का मतलब ये कोर नहीं बनना चाहिए। अमीबा का कोई भी निशान बन सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसका कोर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव होता है। क्या होता है, सरल प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव होता है। अब यहाँ से एक कोशिकीय में एंटर किए हैं, एक कोशिकीय के बाद 2 कोशिकीय, बहुकोशिकीय में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब चैप्टर के मुख्य भाग में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी एक कोशिकीय जीव होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। अपना मन से आंख बंद करके भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सिर्फ कोर नहीं बनना चाहिए उसमें।
तो वो अमीबा का फिगर होगा। फिगर भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग अपना से खुद से जो है ना समझ के रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि अमीबा का फिगर कैसे बनता है आखिर। ठीक है, तो चलिए अमीबा के बारे में समझ लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं पैरामीशियम। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि ये भोजन कैसे अंदर ग्रहण करता है और किस चीज़ से अंदर भोजन ले जाता है और कैसे भोजन को अंदर ले जाता है। ठीक है, तो अमीबा एक बेसिकली सरल प्राणी संपोषी एकोष्ठीय जीव है, जिसमें जो अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपादों द्वारा होता है। अमीबा में पोषण क्रिया विधि अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण विधि द्वारा संपन्न होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ एक भोजन रखा हुआ है। ठीक है, ये भोजन है, तो ये है कूटपाद। क्या करेगा ना कूटपाद, अब यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं। ये जो है अमीबा का फिगर है। अब देखिए ये भोजन यहाँ था, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके चारों साइड वाले को कूटपाद बोलते हैं, यानी कि आवरण को क्या बोलेंगे, कूटपाद बोलेंगे। ये एक कोशिकीय जीव है, ये ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भोजन है, भोजन को कैसे अंदर ले जाएगा, ये क्या करेगा, अपने कूटपाद के आवरण को खोलते चला जाएगा। ये देखिए ये भोजन है। ठीक है, अब ये अपने कूटपाद के आवरण को फैलाया और इसको घेरना शुरू कर दिया। अब भोजन को ये अपने संरक्षण में ले लिया, जिसको बोलते हैं ना कब्जा में ले लिया। ये अपने कब्जा में ले लिया। अब देखिए भोजन धीरे धीरे खसक करके यहाँ आएगा, इसके मेन कूटपाद पे आएगा। कैसे आएगा ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे कोर नहीं बनना चाहिए केवल। अब ये अपने कूटपाद को खोलेगा और भोजन को अंदर ले लेगा और यहाँ से अपने कूटपाद को बंद कर देगा। ठीक है, अब ये अपने भोजन को अंदर ले लिया, वहाँ से इसको पचाएगा, इसका रस निकालेगा, फिर कूटपाद के ही सहायता से इसका मुख खोलेगा, भोजन को बाहर फेंक देगा। जो इसका सिट्ठी बचता है उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, इस तरीके से ये भोजन को ग्रहण करेगा और भोजन को बाहर बहिष्करण कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली समझते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। पैरामीशियम भी क्या होता है उसके बारे में भी समझते हैं। अमीबा समझ गए, अब चलिए पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। पैरामीशियम भी एक सरल प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, जो अपना भोजन कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करता है। उसमें एक कोशिका मुख होता है, उसके द्वारा ग्रहण करेगा। ठीक है, कोशिका मुख द्वारा तो ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो पचाएगा, पचाने के बाद फिर वो अपने कूटपादों के द्वारा उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसमें भी प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें दो प्रोसेस है। अंदर डालने का एक अलग प्रोसेस है, भोजन को अंदर ले जाने का अलग प्रोसेस है, और निकालने का एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसका बेसिकली जो परिभाषा होता है, किताबी परिभाषा जो होता है वो समझ लेते हैं। ऐसे बेसिक तो जानकारी हम लोग के पास पता चल गया कि एक सरल प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव होता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो चलिए पैरामीशियम जो अपने भोजन को कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थ को सिलिया पेशिया द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस बाहर निकाले जाने के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं है, या किसी भी मार्ग से बाहर चला जाता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। पैरामीशियम एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कोशिका मुख द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया, यानी कोशिका मुख द्वारा भोजन को ग्रहण कर लिया और सिलिया पेशिया द्वारा बाहर निकाल देता है। ये ग्रहण करता है, ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान है कि वहीं से ये ग्रहण करेगा, लेकिन निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, किसी भी मार्ग से वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इतना समझ गए हम लोग, पैरामीशियम के बारे में भी समझ गए। अब हम लोग मनुष्य पे आते हैं कि मनुष्य में कैसे क्या होता है। यहाँ तक तो हम थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक छोड़े हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वो जीवों के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है कि उसका भोजन पोषण कैसे होता है, तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से जीव जंतु पे आते हैं। जीव जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है, कैसे पचाता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को बारी बारी से समझते आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। यहाँ तक तो हम समझ गए, पैरामीशियम तक समझ गए। अब इससे आगे के क्वेश्चन को समझते हैं।
अब चलिए, पैरामेसियम के बाद आता है एक साइटोसोम। क्या है साइटोसोम के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका पैरामेसियम का ही साइटोसोम टॉपिक है। इंग्लिश नाम है ये साइटोसोम। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग समझिएगा इंग्लिश में ही, इसका इंग्लिश वर्जन ही समझिए। ठीक है, साइटोसोम क्या है? पैरामेसियम में भोजन को अंदर डालने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। हम बोले ना, पैरामेसियम में भोजन एक निश्चित स्थान से अंदर जाता है, लेकिन निकलने के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं है, कहीं से भी वो निकल जाएगा, किसी भी स्थान से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पैरामेसियम में भोजन के अंदर डालने के लिए, अंदर जाने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? साइटोसोम कहते हैं। अब इसका हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लिखने में भी समय लगेगा, आपको समझने में भी समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका टोटल जो थ्योरी का कॉपी है, मतलब थ्योरी का जो बनेगा PDF बनेगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसके टोटल जो भी इसका टॉपिक है उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ से समझते हैं साइटोसोम क्या है। समझ गए साइटोसोम कि पैरामेसियम में भोजन के अंदर डालने के लिए, यानी अंतर्ग्रहण, अंदर डालना थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड लगेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बेसिक वर्ड में इसको रूपांतरित करते हैं कि पैरामेसियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए, यानी अंदर जाने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, जिस स्थान का नाम साइटोसोम है। तो इसको ऐसे ही परिभाषा के तौर पे लिखिएगा कि पैरामेसियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान होता है, उस स्थान को हम साइटोसोम कहते हैं। अगर पूछ दिया तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक क्या है? आहार नाल है। इसके बाद वाला टॉपिक आहार नाल क्या है? आहार नाल क्या है? इसके बाद इसको समझते हैं, आहार नाल को समझते हैं। ठीक है, कि आहार नाल आखिर है क्या। ठीक है, आहार नाल क्या है? अब देखिए, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के, आहार नाल के बारे में हम समझा रहे हैं आपको। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, यानी मनुष्य से भी जो विशालकाय कोशिका में बड़ा जो जंतु होगा, उसमें भोजन के पाचन के लिए एक निश्चित स्थान होता है। भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग दिया जाता है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आहार नाल क्या है? मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। आप अपने देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर खुद से बना के लिखना होता है, ना कि आप किताबी आंसर लिखिए। किताबी आंसर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जानता है जो चेकने वाला एग्जामिनर, जो चेकने वाला परीक्षक होता है, वो जानता है कि ये किताबी परिभाषा है, चूँकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उस दौर से गुजर चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ के चलिए कि आपको खुद से अपना नया क्रिएटिविटी दिखाना है, आपकी अपनी कार्यशैली जैसी है उसको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, ना कि वो किताबी ज्ञान को वहाँ पे क्या करते, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, कॉपी कर मत कीजिए, क्योंकि कॉपी कितना कीजिएगा, आप अपने मन से लिखिएगा, टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा तो वो जल्दी निपट जाएगा, प्लस आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि खुद से पहले एक बार परिभाषा पढ़िए और खुद से उसमें क्रिएटिविटी कीजिए। जैसे अभी मैंने आहार नाल के बारे में बताया कि आहार नाल होता है कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए ईश्वर द्वारा, देखिए इसमें हम ईश्वर को इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि किताब कहीं भी ईश्वर की जिक्र नहीं करता, ईश्वर का जिक्र नहीं करता। ठीक है, आप अपने से कर सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक विशेष अंग की व्यवस्था होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आहार नाल का परिभाषा हम लोग समझ गए। अब मनुष्य के आहार नाल का हम लोग संक्षिप्त वर्णन भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हम टॉपिक लिखते हैं, उसके बारे में और समझाते हैं आपको। मनुष्य के आहार नाल का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। यही आपका क्वेश्चन का टाइप रहेगा कि मनुष्य के आहार नाल के क्वेश्चन में दे देगा
बोर्ड एग्जाम अपना से क्वेश्चन में दे सकता है कि मनुष्य के आहार नाल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी वर्णन करना है लेकिन छोटा रूप में उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इसके वर्णन करते हैं, इसकी परिभाषा को। अब देखिए, मनुष्य का जो भी आहार नाल होता है एक कुंडलित संरचना होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी होती है। कितनी होती है सारे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, बेसिकली कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई 8 बाई 10 मीटर होती है। ठीक है, 8 बाई 10 मीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर होती है। और जो छोटी आंत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए कहाँ तक हम लोग, हाँ यहाँ तक समझ गए कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 बाई 10 नहीं होती है, 8 से 10, कहीं कहीं 8 बाई 10 लिखा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझना आपको है कि मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है, यानी ऐसे ऐसे करके कुंडलित, यानी कुंडलित है, ऐसे ऐसे करके इसकी संरचना की गई है। ठीक है, तो कुंडलित संरचना है, तो जिसकी लंबाई क्या होती है 8 से 10 में सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर, मीटर में नहीं होती है, क्योंकि पेट के अंदर उतना मीटर कहाँ से फैलाइएगा आप लोग, तो मीटर में नहीं, ध्यान रखिए सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो समझ गए कि मनुष्य के का जो आहार नाल है एक कुंडलित संरचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बारे में समझते हैं। वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा इसको बोलते हैं, ये जो होठ है जहाँ से भोजन एंटर करता है उसको मुख गुहा बोलते हैं। और बेसिकली जहाँ से जहाँ से मल द्वार होता है वहाँ तक ये फैला रहता है। तो कहाँ से, इसकी लंबाई के बारे में अगर जिक्र किया जाए कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला रहता है, जिसमें मुख गुहा, ग्रास नाली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इंक्लूड रहता है। अब बोलेगा कि आहार नाल में क्या क्या चीज़ होता है, तो अभी मैंने बताया कि मुख गुहा में ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इतना 5 चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो समझ गए कि मनुष्य का आहार नाल क्या है, संक्षिप्त वर्णन हो गया। कैसे इसके बारे में पूरी मतलब एक बार हम लोग इसका आदि परिभाषा पढ़ देते हैं, आपको मतलब समझा देते हैं इसका परिभाषा कि मनुष्य का जो आहार नाल है कुंडलित संरचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जिसमें जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली रहती है, जिसमें मुख्यतः मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सम्मिलित होती है। ठीक है, इतना परिभाषा बहुत बता देना चाहिए, इतना परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप इंक्लूड कर सकते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ तथा भोजन का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है, छोटी आंत में जाके इसका पूर्ण पाचन होता है। ये आप इंक्लूड कर दीजिएगा। आगे हम समझाएंगे कैसे कैसे ये प्रारंभ होता है, कैसे कैसे इसका समापन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए। तो इसका संक्षिप्त वर्णन भी हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका है आहार नाल के मुख गुहा का संक्षिप्त वर्णन करना है। चूँकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुख गुहा कहाँ पे होता है, आहार नाल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। केवल मुख गुहा नहीं है, आहार नाल का मुख गुहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए, मुख गुहा बेसिकली आहार नाल का प्रथम भाग है, क्योंकि यहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि मुख गुहा कैसे क्या होता है। तो देखिए, आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, पहले समझ लीजिए कि मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग होता है जो दो जबड़ों से घिरा रहता है, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, जिसमें 2 मांसल होठ होते हैं। मांस का होठ यहाँ पे बनाया गया, मांसल होठ होते हैं, जिसे चबाने के लिए यहाँ पे देखिए दांत है, जबड़ा दिया गया है, 2 जबड़ा दिया गया है। इसको दांत को जबड़ा बोला जाता है। जिस भोजन को चबाने के लिए 2 जबड़े दिए जाते हैं, जबड़े दिए गए होते हैं। ठीक है, जिसमें भोजन को एकदम महीन कर दिया जाता है, यानी
एकदम पीस दिया जाता है, दांते द्वारा ना पीसते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि मुख गुहा का इतना ही काम है, भोजन को पीस देना और लार इसमें इंक्लूड कर देना, जिसमें लार के बारे में ही पढ़ेंगे कौन कौन सा लार यहाँ पे इंक्लूड करता है। ठीक है, चूँकि हम लोग खाते हैं उस समय अंदर से एक लार स्रावित होते रहता है, वो कौन सा लार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले मुख गुहा का कार्यशैली पढ़ लेते हैं। मनुष्य गुहा आहार नाल का प्रथम भाग होता है, ये तो समझ गए, जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी रहती है। क्या होती है? ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरी होती है। जिसे बंद करने हैं तो 2 मांसल होठ होते हैं। बंद कर दिया, देखिए बंद हो गया, यानी इसको सटा दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, आहार नाल मुख गुहा बंद हो जाएगा। तो जिसे बंद करने हेतु 2 मांसल होठ दिए गए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, जिसके अंदर दांत और जीभ पाए जाते हैं। दांतों द्वारा भोजन को चबाया तथा जीभ द्वारा स्वाद ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखिए, अगर जीभ का यहाँ पे विशेष कार्य होता है, जीभ का विशेष कार्य कैसे होता है? चूँकि जीभ द्वारा ही किसी भी भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। अगर जीभ का स्वाद ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाए तो कभी भी भोजन, कोई भी किसी प्रकार का भोजन हम लोग अंदर ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ये जीभ के कोई भी हो जाएगा, खराब से खराब, अच्छा से अच्छा, गंदा टाइप का भी कोई भोजन हम लोग ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जीभ का विशेष कार्य है कि हम भोजन अच्छा स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें। ठीक है, थोड़ा भी कड़वा भोजन होता है तो उसको फेंक देते हैं बाहर, पता चल जाता है कि ये कड़वा भोजन है, ये हमारे लिए खतरनाक है, इसको खाना नहीं है। ठीक है, तो वो फेंक देते हैं। ठीक है, अब जीवों के द्वारा क्या होता है? खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन इत्यादि स्वाद ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिकली मुख गुहा का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, मुख गुहा के बाद क्या आता है? अब इसमें हम कौन कौन सा एंजाइम होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि भोजन ग्रहण करते समय एक चीज़ बार बार ध्यान में आता होगा कि इसमें पानी कैसे आ जाता है। कोई भी सूखा से सूखा भोजन कीजिए और धीरे धीरे भोजन करना चाहिए हमेशा। देखिए, यहाँ पे बेसिक बात ये होता है कि बायोलॉजी पढ़ने का एक फ़ायदा यहाँ पे होता है कि आपको अपने जीवन से के रिलेटेड जो आप गलती कर रहे हैं अभी तक, वो करना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो गलत ढंग से खाते हैं, गलत तरीक़ा से खाते हैं। खाना खाने के लिए क्या होता है, सीधा आते हैं, हाथों धो कर के, हाथ भी नहीं धोते, डायरेक्ट खाना खाने लगते हैं। ठीक है, कैसे खाना को चबाया जाता है, कैसे उसका स्वाद लिया जाता है, कैसे उसको महीन किया जाता है। ठीक है, किस तरह से खाना खाया जाए, ताकि देखिए बहुत खाना खाता है और शिकायत करता है कि मेरा पेट दर्द, हमेशा पेट दर्द करता है, गैस बनते रहता है। ये सब प्रॉब्लम एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा सुधार करने पर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना क्या है कि पहले तो बढ़िया से हाथ धो लेना चाहिए। चूँकि मुख गुहा के बारे में बात पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझना ज़रूरी है यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे पहले तो बढ़िया से हाथ धो लेना चाहिए। जो भी आप भोजन करें, हल्का सा भोजन डालें और उसको थोड़ा समय दें, उसको पीसने के लिए दांत चबाए, दोनों तरफ, ये जबड़ा भी काम में लाए और ये जबड़ा भी काम में लाए, दोनों जबड़ा से उसको महीन कीजिए, भोजन को महीन कीजिए, पीसिएगा तो भोजन एकदम महीन हो जाएगा, जिसमें लार इसमें मिल जाएगा, बढ़िया से मिल जाएगा। जितना अच्छा से लार मिलेगा ना, लार ऊपर से जो जीभ से हमेशा स्रावित होते रहता है, इमली का पानी देखकर ज़्यादा निकलता है, तो वो सब देखकर वो सब उसमें भोजन में मिलते रहेगा। ठीक ना, तो इसका मतलब ये नहीं इमली सामने रख लीजिएगा, वो नहीं, भोजन को चबाते रहिए, जितना चबाइएगा जितना उसमें लार मिलता जाएगा तो उसके बाद वो भोजन क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। जितना आपका भोजन गीला हो जाएगा उतनी जल्दी से आपके मांसपेशी में आपके अमाशय में प्रवेश कर जाएगा। अमाशय में प्रवेश यानी जो भी रास्ता में बाधा, उसको 1% बाधा नहीं आएगी। चूँकि ये जो भोजन मुख गुहा के बाद जो भोजन नीचे उतरता है, एक पाइप नली नुमा संरचना होती है, उसके सहारे वो नीचे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन को बढ़िया से पीसिए, दांतों द्वारा थोड़ा समय दीजिए, ये नहीं कि एक बार डाली फिर उसको घुट गए, चबाए नहीं, घुट गया, फिर डाले, फिर घुट गया, फिर, यानी खाने की इतनी जल्दी लगी रहती है, पता नहीं कहाँ उसको ट्रेन पकड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले खाने के लिए समय दीजिए, उसको थोड़ा सा ही भोजन, अल्प भोजन करना चाहिए, क्योंकि अल्प भोजन ही स्वस्थ शरीर का एक मूल रूप है। ठीक है, तो अल्प भोजन कीजिए और भोजन करिए तो सबसे पहले एक निवाला लीजिए, उसको बढ़िया से चबाइए और उसमें पूरा अच्छा, एक बार आपको महसूस हो जाए कि अच्छा तरीक़ा से ये पिस चुका है, इसमें लार मिल चुका है, तब उसको नीचे जाने के लिए उसकी अनुमति दीजिए और फिर नेक्स्ट निवाला तब उठाइए। ठीक है, हाली खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जल्दी जल्दी खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी पेट दर्द हो जाएगा,
मतलब विभिन्न प्रकार के आपको समस्या बाद में आपको फेस करने को मिलेगा। अब मिलता भी होगा, बहुत आदमी की शिकायत रहती है कि मेरा गैस कभी ठीक ही नहीं होता है। कैसे ठीक होगा? भले नहीं ठीक होता है आप लोग का गैस, नहीं ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपको खाने का तरीका नहीं पता है। इतना बड़े हो गए आप लोग को खाने नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे खाइएगा तो कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और, खाना खाते समय अगर मान लीजिए आपके मुंह से लार कम स्रावित हो रहा है तो उस समय हल्का पानी का सिप लिया कीजिए। हल्का हल्का पानी का सिप, ग्लास में पानी बगल में रखिए और हल्के हल्के पानी का सिप लिया कीजिए, ताकि वो भोजन गीला हो जाए। जितना आपका भोजन गीला होगा उतना जल्दी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, किसी भी पाइप से कोई सामान हमको भेजना रहे तो पानी कितना जल्दी चला जाएगा, और मिट्टी का सामान उससे डालिएगा तो बहुत फंस जाएगा, कहीं कहीं पे जाकर वो रुक जाता है, जाम कर देता है, तो उसके बाद वो एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। मनुष्य का शरीर भी वैसा ही है। जो मुख से हम लोग भोजन नीचे की ओर ले जाते हैं तो एक नली नुमा संरचना, बहुत ही वो नरम टाइप की यहाँ पे नली होती है। मुख से लेकर अमाशय तक नली बहुत नरम टाइप की होती है। तो उससे जो भोजन नीचे उतरेगा, आप लोग उसका भोजन को बढ़िया से चबाइएगा नहीं, टाइट ही भोजन रहेगा, कोई भी चीज़ निगल जाइएगा तो वो तो यहाँ पे रुखड़ा टाइप का, तो आपके पूरे मांस को यहाँ पे छिलते हुए एक तरह से मानी ब्लेड मारते हुए नीचे जाएगा, रुखड़ा टाइप का जाएगा। तो बशर्ते आपको गर्दन भी कभी कभी दर्द करेगा, तो वहाँ से जाएगा। फिर अमाशय में उसको जब पचाने की बारी आएगी तो अमाशय भी काम करना बंद कर देगा, वहाँ पे इंजन आपका लोड लेना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो मेन चीज़ हम लोग समझ गए कि अमाशय में मतलब मुख गुहा में भोजन कैसे अंदर डालना है। फिर इसके बाद समझेंगे ग्रास नली क्या काम करता है, ठीक है। तो पहले मुख गुहा के बारे में समझ लिए कि भोजन कैसे करना है, ठीक है। आज हम लोग केवल भोजने के बारे में समझे हैं कि कैसे भोजन को एंटर करना है। उसके बाद इसमें जो लार है उसके बारे में समझेंगे, लार कैसे स्रावित होता है तो उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। फिर इसके बाद ग्रास नली के बारे में समझेंगे, अमाशय के बारे में समझेंगे, फेफड़ा के बारे में भी समझेंगे, और शरीर के हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में भी है। इस चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, यानी जीवों के प्रक्रिया के बारे में हमको समझना है बेसिक। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ये क्या होता है। ये दांतों के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। दांतों के 4 प्रकार, यानी दांत कौन कौन सा दांत क्या क्या काम करता है उसके प्रकार के बारे में समझते हैं। कतरनक जो होता है काटता है, भोजन को काट देता है। और भेदक जो होता है भोजन को फाड़ देता है, यानी देखिए ये वाला दांत जो है फाड़ता है, भेदक जो होता है फाड़ता है दांत को। चवर्णक जो है चबाता है भोजन को, देखिए चौड़ा वाला यहाँ पे जबड़ा होगा, यहाँ पे भी होगा, ऊपर में भी नीचे में, तो वो चबाता है। अग्र चवर्णक भी होता है, उसके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। वो दोनों चबाने का काम करता है। तो ये सारा जो है कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, ये सब भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग दांत के चारों भाग को 4 भाग होता है दांत के, इसको पढ़ लिए, ठीक है। तो यही होता है दांत के 4 भाग, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से समझते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होता है। स्वस्थ मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं, तो आप लोग जानते हुएगा स्वस्थ मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। 32 तो कहा जाता है लेकिन होता भी नहीं है, उतना गिन कर देख लीजिए आप लोग, उतना होगा नहीं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता क्या है कि दांतों की सुरक्षा आखिर करता कौन है। दांतों की सुरक्षा कौन एंजाइम करता है, ठीक है। तो वो है इनामोल है। इनामोल नामक एंजाइम हमेशा स्रावित होती रहती है जो दांतों की सुरक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ लिए, पहले तो एंजाइम के बारे में समझे हैं जो भोजन को पचाता है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ना पत्थर है ना लोहा है फिर भी इतना दांत मजबूत क्यों है, इतना पिसता है फिर भी मजबूत क्यों है। पत्थर भी पिसते पिसते पतला हो जाता है, लोहा भी टकराते टकराते वो पतला हो जाता है, लेकिन ये दांत किस तरीके से बना है, किस जबड़ा से मिलकर बना है कि कभी ख़राब नहीं होता जब तक आप इसे ख़राब ना करें, ठीक है। अब इसके ख़राब होने के विषय में भी हम लोग बात करेंगे, तो पहले इसके सुरक्षा के बारे में बात कर लेते। तो इसकी सुरक्षा एक प्रकार की एंजाइम करती है जो हमेशा स्रावित होते रहता है भोजन करने के पश्चात, 24 घंटा स्रावित होता है, जिसका नाम एनामोल नामक एंजाइम है, ठीक है। इनामोल जिसको बोला जाता है, ये सब इंग्लिश नाम है। जितना भी आपको नाम पढ़ने को मिलेगा वो टोटल इंग्लिश नाम, इंग्लिश का ही हिंदी कन्वर्जन किया गया रहता है,
ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब दंत अस्थि क्षय के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर दंत अस्थि क्षय क्या है। यहाँ दांतों की सुरक्षा पढ़ लिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं दंत अस्थि क्षय। अस्थि क्षय, अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय आखिर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली दांत कैसे खराब होता है। हम लोग बचपन में बहुत सारे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट बहुत फेवरेट होता है बचपन का। ठीक है, तो जो चॉकलेट खाते हैं तो वो दांतों के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाता है, बच्चा से उतना ही अपना दांत होता है, वो तो आप जानते होइएगा। तो चिपक जाने के बाद वो जो मीठा पदार्थ चिपकता है उससे वो दांत से रिएक्शन करने लगता है। रिएक्शन करने के बाद वो धीरे धीरे उसमें एक परत बनाते चला जाता है, यानी उसको छिद्र करते चला जाता है। वो मीठा पदार्थ जो होता है उस पर बैक्टीरिया होती है जो दांतों के आवरण को, कड़े आवरण को नरम बना देती है। और वो जो नरम जो बनाया आवरण, ठीक है, आवरण को नरम कर दिया, नरम करने के बाद उसमें धीरे धीरे छेद करने लगता है, जिससे दांतों में दंत अस्थि क्षय हो जाता है। इसी को कहा जाता है दंत अस्थि क्षय। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बारीकी से कैसे इसका परिभाषा होता है उसको समझते हैं। ठीक है, दंत अस्थि क्षय तब होता है जब हम कोई मीठा पदार्थ जैसे चॉकलेट इत्यादि खाते हैं। चॉकलेट में बहुत सारा हो गया तो उसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। चॉकलेट इत्यादि खाते हैं तो खाने के पश्चात हमारे दांतों पे वो एक मीठा परत बैठ जाता है, जो परत दांतों की कड़े आवरण को धीरे धीरे नरम बना देती है, जिसके कारण हमारे दांतों के अंदर छिद्र होने लगता है। इसी छिद्र को हम दंत अस्थि क्षय कहते हैं। इतना हो गया। चलिए दंत अस्थि क्षय इतना ही था। ऐसे ही दंत अस्थि क्षय के बारे में समझ लिए, कुछ नहीं है दंत अस्थि क्षय, इतना ही दंत अस्थि क्षय। इसके बाद दंत प्लाक पढ़ते हैं क्या है। चलिए दंत प्लाक क्या होता है, अगला टॉपिक है दंत प्लाक। अब देखिए दंत प्लाक बेसिकली क्या होता है, दांतों की अच्छी सफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं। सीधा गए, 2-3 बार ऐसे किए, 2-3 बार ऐसे किए, 2-3 बार अंदर डाले और उसके बाद ख़त्म, हमारा दांत साफ़ हो गया। लेकिन इतना होता नहीं है। दांतों की अच्छी, देखिए अगर आप लोग दांत अच्छा से नहीं धोते हैं तो आज के बाद ज़रूर धोने लगिएगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगला दिन से भोजन भी अच्छा से कीजिएगा, दांत भी अच्छा से धोइएगा। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है ना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिक बात ये नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए, मतलब पूरा वीडियो आप ही के लिए है, ये सबके लिए वीडियो है। ये केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, ये 10th क्लास के लिए नहीं है, ये जीवन में बायोलॉजी जो होता है जीवन के हर उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का जो क्लास होती है, बायोलॉजी का जो भी सब्जेक्ट होता है, वो जीवन के बारे में बताया जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो पढ़ रहा है उसको केवल देखना नहीं है, ये आप सभी को वीडियो देखनी है। एक बार ज़रूर आप इस चैनल पे एंटर कीजिए, विजिट कीजिए, यहाँ से पूरे बायो का क्लास देखिए। बायो क्लास देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी आदत में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आ जाएगा। आप अपनी आदत को ज़रूर सुधार दीजिएगा। डॉक्टरों के पास जाना बंद करके आप केवल मेरे चैनल पे आइएगा। ठीक है, यहाँ से हर एक चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। तो बायोलॉजी का क्लास मेनली होता यही है कि इसमें आपके शरीर के हर एक गलत क्रियाविधि जो आप कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बायोलॉजी आपके हर एक आदत को सुधार देगा जो आप गलत आदत अपनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ है भुक्तभोगी, और भुक्तभोगी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब तक हम लोग भोगते नहीं हैं तब तक सुधरते नहीं हैं। मानव का ये गुण है, जब तक भोगेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। तो वही है, भोगिए, उसके बाद वीडियो देखिए, तब सुधरिए। उससे बढ़िया है कि आप लोग पहले वीडियो देखिए और सुधर जाइए। ठीक है, कि बाद में चल के ना दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, ना पेट में कोई प्रॉब्लम हो, शरीर के किसी भी भाग में प्रॉब्लम हो, ना सुबह उठकर आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, ना दौड़ने जाना पड़ेगा, मतलब दौड़ने जाना नहीं पड़ेगा। तो आप इतना कीजिए, इसके बाद आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब दंत प्लाक के बारे में समझते हैं। आखिर ये दंत प्लाक होता क्या है। तो दांतों की अच्छी सफाई हम लोग नहीं कर पाते, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो दांतों की अच्छी सफाई नहीं होने से उस पर एक धीरे धीरे देखते होइएगा पीला टाइप का परत बैठ जाता है। उजला भी परत बैठता है, पीला भी बैठ जाता है। तो पीला कब बैठता है, जब ज़्यादा दिन हो जाएगा, ज़्यादा समय हो जाएगा,
तो वो दांत पीला हो जाएगा, पीला परत बैठ जाएगा। ठीक है, ये पीला परत ही दंत प्लाक का काम करता है। वो पीला परत धीरे धीरे आपके दांतों के कड़े आवरण को नरम बना देगा, धीरे धीरे एक बार मारिए पूरा दांत गायब। ठीक है, तो वही होता है कि दंत प्लाक होता है बेसिकली यही है कि आपके दांतों की अच्छी सफाई नहीं होती है, जिससे कि कारण उस पर एक परत बैठ जाती है, इसी परत को दंत प्लाक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए दंत प्लाक के बारे में समझ गए। इसके बाद वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो बेसिकली 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दंत प्लाक पढ़ा है, अब इसके एंजाइम को पढ़ते हैं कि कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं। लार ग्रंथि, ठीक है। अब ये लार ग्रंथि के बारे में पहला है क्या है, पैरोटिड है। पहला आपका है पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा है आपका सबलिंगुअल। ये 3 लार ग्रंथि आपके दांत से स्रावित होती है, जो भोजन के साथ मिलकर उसको क्या कर देती है, उसको गीला कर देती है। ठीक है, तो एंजाइम का कार्य हम लोग समझ लेते हैं। ये 3 लार ग्रंथि हमेशा लार हमेशा स्रावित होती रहती है, जो भोजन के साथ मिलकर उसको मिहीन करने का काम करती है, गीला करने का काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि मनुष्य के लार ग्रंथि में एंजाइम कौन कौन सा स्रावित होता है। तो यहाँ से 2 एंजाइम स्रावित होता है। पहला टाइलिन होता है, टाइलिन, दूसरा होता है माल्टेज। पहला टाइलिन, दूसरा माल्टेज, ये दोनों जो एंजाइम होता है वो स्रावित होता है मनुष्य के लार ग्रंथि से, यानी तीनों लार ग्रंथि से टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मनुष्य के मुख गुहा में मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एक चीज़ और ऑब्जेक्टिव पहले ही जान लेते हैं, मनुष्य के भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मुख गुहा का पूरा संक्षिप्त वर्णन कर लिया था, उसके कार्यविधि के बारे में भी समझ लिए थे कि उसका कार्यविधि क्या होता है। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि ग्रसनी क्या है। बेसिकली ग्रसनी इसको कहते हैं, देख सकते हैं आप, इसको ग्रसनी बोला जाता है, इसी को ग्रास नली, ये ग्रास नली में ही ग्रसनी एडजस्ट रहता है, उसी को यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रसनी। इसी के बारे में समझेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या ग्रसनी क्या है। ग्रसनी समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे ग्रसनी क्या है। ठीक है, अब चलिए ग्रास नली क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। देखिए मुख गुहा का फ्रंट भाग ये हो गया, आगे वाला भाग ये हो गया, इसका पिछला भाग ये हो गया ग्रसनी, इसका पिछला भाग यहाँ पे ग्रसनी होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझे हम लोग, सबसे पहले एक टॉपिक ये समझ लिए कि ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ठीक है, अब इसमें 2 छिद्र होते हैं। अब उस छिद्र का नाम क्या है वो हम जानते हैं। उस पहले वाले छिद्र का नाम होता है निगल द्वार, जिससे भोजन को निगला जाता है। दूसरे का होता है कंठ द्वार। ठीक है, अब ये दोनों आखिर है क्या, दोनों द्वार है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है निगल द्वार, ये जो खुलता है ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार क्या होता है, ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली में इसका मुख खुलता है। इसका मुंह किस में खुलता है ये देखते हैं, इसका मुंह श्वास नली में खुलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझे हैं ग्रसनी क्या है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है जिसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला छिद्र निगल द्वार और दूसरा छिद्र कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार जो होता है वो श्वास नली में, जहाँ से हवा जो है
ऑक्सीजन आता और जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। इसके अगले वाले टॉपिक को समझते हैं। इसका अगला वाला टॉपिक जो है, इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो एपिग्लॉटिक्स पढ़ना है। क्या है, देखिए क्या पढ़ना है, एपिग्लॉटिक्स पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक को पढ़ना है। तो समझते हैं एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कंठ द्वार के आगे जो कंठ है ना, इसके आगे फ्रंट सामने एक पट्टी नुमा संरचना होती है, एक पट्टी नुमा, एक पट्टी जैसा संरचना होता है। ठीक है, जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। तो परिभाषा इसका क्या बनाएंगे कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है परिभाषा, कोई हार्ड मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सिंपली तरीका में आपको समझाऊंगा कि आखिर एपिग्लॉटिक्स होता क्या है। तो कंठ द्वार के आगे सीधा समझिए ना, यहाँ पे कंठ द्वार के आगे एक पट्टी नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, चलिए इसके आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला वाला टॉपिक है ग्रास नली क्या है, वर्णन करना है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को बारी बारी से समझ रहे हैं, तो इसको भी समझते हैं। तो ग्रास नली बेसिकली क्या है और इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम एपिग्लॉटिक्स समझ गए। दूसरा है ग्रास नली। ठीक है, अब इसका वर्णन करना है, इसके बारे में समझना है। देखिए ये दोनों में फर्क है, ये ग्रसनी है, ये ग्रास नली है। ये नली है, वो ग्रसनी एक, ठीक है, वो ग्रसनी एक अलग भाग है। देखिए इस नली में होता क्या है बेसिकली हम वो समझते हैं। तो ग्रास नली जो होता है, ये ग्रास नली यहाँ से लेकर अमाशय तक एडजस्ट किया रहता है, अमाशय तक कनेक्टेड रहता है। तो ग्रास नली में भोजन जो है कर्मानुकुंचन, यानी ऊपर नीचे कर्मानुकुंचन, एकदम जो भोजन मिहीन टाइप का हो जाता है वो कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रास नली का बेसिक काम ये है कि वह भोजन को कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ग्रास नली के बारे में समझ गए। बहुत इजी तरीका है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझते और आगे बढ़ते चलेंगे। परिभाषा आप खुद से बनाने लगेगा, एक बार दो बार इस सेशन को सुनिए, ध्यान से आप वीडियो को देखिए, खुद ब खुद आपको परिभाषा बनाने चला आएगा। ठीक है, तो ग्रास नली बेसिक काम उसका वही है, वो भोजन को कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुंचा देगा। ठीक है, तो चलिए ग्रास नली के बारे में समझ गए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन कभी नहीं होता है। अब भोजन का पाचन कहाँ होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ आपको परेशान कर रहा होगा कि कर्मानुकुंचन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ बोले हैं, कर्मानुकुंचन। अभी हम बोले ना ग्रास नली में भोजन कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में जाता है, तो यहाँ पे टॉपिक उठता है, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कर्मानुकुंचन क्या है। ठीक है, तो कर्मानुकुंचन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कर्मानुकुंचन बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन ऊपर नीचे सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो भोजन का इसमें कर्मानुकुंचन में काम होता है भोजन को सिकुड़ाना और फैलाना, सिकुड़ाना फैलाना। तो बेसिक समझ गए हम लोग यहाँ पे कि कर्मानुकुंचन क्या है, कि कर्मानुकुंचन वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन में सिकुड़न एवं शिथिलन आ जाती है, कर्मानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कर्मानुकुंचन समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं अमाशय क्या है। क्योंकि हमारा भोजन मुख गुहा से प्रारंभ हुआ है, मुख गुहा में हमने भोजन को चबाया, इसमें लार मिला, लार मिल करके यहाँ पे आया, ग्रास नली में आया, ग्रास नली में कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुँच रहा है भोजन। तो अमाशय के बारे में जानते हैं, उसके बाद भोजन को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक, चलिए यहाँ तक तो हम सब लोग समझ गए, कर्मानुकुंचन तक हम लोग समझ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अमाशय के बारे में समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक भी है अमाशय। अमाशय आखिर है क्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझते हैं कि इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, अमाशय बेसिकली आहार नाल का वह भाग होता है जो अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा की बाईं ओर से शुरू होकर पश्चिम दिशा में फैली होती है, जिसे अमाशय कहते हैं, जिसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक संचित रहता है, जो कायम का रूप धारण कर लेता है। चलिए हम लोग कर्मानुकुंचन तक समझ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अमाशय के बारे में जानते हैं। अमाशय आखिर है क्या। अमाशय एक आहार नाल का वह भाग होता है जो एक चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा, ठीक है, कहाँ से, उदर गुहा, ठीक है, यहाँ से
उदर गुहा से के बाईं ओर से, ठीक है, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है और होती है। यह इसमें लगभग भोजन कितना 4 घंटों तक संचित रहता है, ठीक है, जिसमें भोजन जो है कायम का रूप धारण कर लेता है। कितने घंटों तक संचित रहता है? 4 घंटे तक। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अमाशय में भोजन कितने घंटों तक संचित रहता है। जो हम भोजन करते हैं वो बेसिकली 4 घंटों तक भोजन संचित रहता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अमाशय में भोजन 4 घंटों तक संचित रहता है, जो किसका रूप धारण कर लेता है? 4 घंटों तक संचित रहने के बाद यह कायम का रूप धारण कर लेता है, कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसका पहला भाग होता है पश्च भाग कॉर्डियक, पश्च भाग कॉर्डियक, और अग्रभाग जो होता है, पश्च भाग हो गया, सॉरी ये अग्रभाग हो गया, आगे वाला भाग हो गया कॉर्डियक, अग्रभाग इसको बोलते हैं, अग्रभाग हो गया कॉर्डियक, और पश्च भाग जो होता है वो आपका पाइलोरिक कहलाता है, पश्च भाग पाइलोरिक, ठीक है, ये हो गया पश्च भाग। तो चलिए अमाशय के बारे में समझ गए। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना, आहार नाल का वह भाग ये जिसमें यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा से फैली रहती है, उदर गुहा में फैली रहती है, उदर गुहा के अनुप्रस्थ क्षेत्र में फैली रहती है, ठीक है। जिससे अब चलिए इसके परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आहार नाल का वह भाग, अमाशय आहार नाल का वह भाग होता है जो एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से लेकर के पश्च भाग तक फैली रहती है, जिसे अमाशय कहते हैं, ठीक है, जिसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक संचित रहता है, जो कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। चलिए, और इसमें के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग कॉर्डियक और पश्च भाग पाइलोरिक। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। फिर इससे आगे समझते हैं कि अमाशय से आगे वाले टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। उसके आगे वाला टॉपिक है, अब एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं, अमाशय में हमेशा HCl का स्राव होते रहता है। आप देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, HCl का स्राव होते रहता है, निरंतर HCl का स्राव होते रहता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद अमाशय पढ़ लिए। तो हम लोग भोजन को मुख गुहा में ग्रहण किए हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो भोजन को मुख गुहा में डालकर यहाँ तक हम लोग अमाशय में कहाँ से कहाँ, मुख गुहा से होकर ग्रासनी से होकर ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुँचा दिया। अमाशय में भी 4 घंटे तक भोजन रखे, उसके बाद अमाशय से भोजन को आगे लेके चलते हैं, जठर ग्रंथि में चलते हैं। तो जठर ग्रंथि में चलते हैं। अगला है टॉपिक जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये जठर ग्रंथि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अमाशय में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर बना होता है। अमाशय में स्तंभाकार यानी स्तंभ मतलब होता है खंभा के आकार का एक बना होता है, ठीक है, जिसमें जगह जगह छिद्र पाया जाता है, जिसमें जगह जगह स्तंभ मतलब खंभे के समान एक कोशिका पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जगह जगह ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे जगह जगह छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जगह जगह छिद्र रहता है, जिससे जठर ग्रंथि जिससे जठर रस का स्रावित होता है। जठर रस, यहाँ पे रस भी बनाता है, ये जठर रस स्रावित होता है, जिससे जठर रस को जठर ग्रंथि कहते हैं, यानी इसको जठर ग्रंथि कहते हैं, इसको जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझ गए हम लोग जठर क्या है, जठर ग्रंथि क्या है। जठर अमाशय में, किसमें? अमाशय में, अभी अमाशय के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अमाशय में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है, जिसमें जगह जगह कहीं कहीं छिद्र होता है, छिद्र इसी तरीके का छिद्र होता है जिससे जठर रस स्रावित होते रहता है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। तो जठर ग्रंथि के बारे में समझ ली। इसमें कुछ जो एंजाइम स्रावित होता है उस एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला एंजाइम है, उसके बारे में देखिए,
इससे कुछ एंजाइम साबित होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पहला है HCl, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा पेप्सियोजीन, पेप्सिजेन, ठीक है, नामक एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है साबित होते रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जठर ग्रंथि के बारे में समझ लिए। अब जठर ग्रंथि कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है इसके बारे में समझते हैं। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा रस स्रावित होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि में और वह कितने कोशिकाओं से निर्मित होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जठर ग्रंथि में मुख्यतः जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथि में कौन सा रस स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि में जठर रस स्रावित होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए ये कितने कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है, तो ये बेसिकली 3 कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। पहला म्यूकस, दूसरा अमलजम, तीसरा जाइमोजिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पहला म्यूकस, दूसरा अमलजम, तीसरा जाइमोजिन। ठीक है, ये 3 कोशिकाओं से जठर ग्रंथि निर्मित होता है। ठीक है, अब चलिए जठर ग्रंथि के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद समझते हैं अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, ये टॉपिक को लेके आगे बढ़ते चलते हैं, बारी बारी से इसके भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो पहला भूमिका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखने में कैसे लिखेंगे, अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है, ऐसे लिखेंगे। निम्नलिखित भूमिका कौन सा है, निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, पहला कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। यह भोजन के साथ है, अब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कीटाणु भी चले जाते हैं, तो यह भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, यह भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्या है उसके बारे में देखते हैं। यह पेप्सियोजेन को सक्रिय कर देता है। ये पेप्सिजेन को क्या कर देता है, सक्रिय, एक तरह का ये क्या बोलते हैं, केमिकल है जिसको ये एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। ठीक है, अगला जो है यह पेप्सिन भोजन पर कार्य कर प्रोटोन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटोन नहीं प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यह पेप्सिजेन भोजन पर कार्य कर प्रोटीन बना देता है। ठीक है, अगला जो है यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय रखता है, यह अमाशय में अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय रखता है। ठीक है, और लास्ट है यह भोजन को कायम रूप प्रदान करता है। जो पढ़े थे हम लोग कि अमाशय में भोजन कायम के रूप में चला आता है, तो कौन सा, अमाशय में जो अम्ल होता है, अम्ल ही भोजन को कायम रूप, एकदम महीन गाढ़ा जिसको बोला जाता है, ग्लूकोज के समान वो कायम रूप उसको प्रदान कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे नहीं बनाता है, यहाँ पे सिर्फ उसको कायम रूप प्रदान करता है, यहाँ पे पचाता है। ठीक है, अब इससे रस कैसे निकलेगा, ग्लूकोज कहाँ पे निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए इससे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या उठता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस ग्रंथि से होता है या कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय से होता है, अमाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। अब एक चीज़ और समझते हैं कि हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर HCl का स्राव होते रहता है। कितना लीटर, प्रतिदिन 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज़ हमेशा सुनते हुए कि फलाने व्यक्ति को अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर हो चुका है। तो अल्सर आखिर होता कैसे है वो देखते हैं। अल्सर बेसिकली होता है अमाशय के दीवार में, अमाशय की जो दीवार होता है उसके आंतरिक स्तर में कहीं कहीं छिद्र हो जाता है, कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर छेद हो जाता है, जिस छेद को अल्सर बोलते हैं। अल्सर होता कैसे इसके बारे में भी समझते हैं। अभी तो ये समझे ना अल्सर किसे कहते हैं, अमाशय की आंतरिक दीवार में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर छेद हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि अल्सर होता कैसे है। जैसे हम लोग भूखे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे भूखे रहते हैं। जब हम मान लीजिए हम लोग का डेली रूटीन है कि 8 से 9 के बीच हम लोग को खाना खा लेना है, यानी 10 बजे तक खाना खा लेना है, तो डेली रूटीन है। कभी आप बीच में 1 दिन खाना ना खाकर देखिए, 10 बजे तक खाना नहीं खा के देखिए, आपको भूख तुरंत लग जाएगा। ठीक है, आपका पेट दर्द करने लगेगा, बहुत सारा बेचैनी छा जाएगा कि इतना हमको भोजन चाहिए। अगर उस समय भी आप उसको भोजन नहीं देते हैं तो जो आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा कि आपके अमाशय की दीवार के ऊपर जाकर उसको छिद्र करने लगता है, यानी उसको ही गलाने लगता है।
उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझने अगर आप नहीं समझे हैं तो उसके बारे में समझ लीजिए। वो बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। जैसे बैटरी में पानी देखें, उसका पानी थोड़ा सा ज़मीन पर डालिए, कैसे उसको खदका देता है, यानी मतलब उसको कैसे उसका मतलब देख सकते हैं, उसका देखिएगा तो कैसे उसका खदका के बहुत सारा उसमें मतलब डेंजर वो होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे शरीर में स्रावित होता है, बहुत ही खतरनाक केमिकल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो भोजन को एकदम मिहीन कर देता है, यानी कायम रूप प्रदान कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसमें भोजन नहीं देते हैं, समय से भोजन नहीं दीजिएगा, तो क्या होगा कि वो भोजन नहीं मिला है तो वो तो किसी को न किसी को तो पचावे करेगा, उसको मतलब वहाँ पे उसको क्रिया करवे करेगा किसी न किसी के साथ। तो आपके शरीर में जो भी वो मांसपेशी होती है वो बहुत ही नाजुक मांसपेशी होती है, तो उसी के साथ रिएक्शन करने लगता है, वो उसी को पचाने लगता है, तो वो दीवार को धीरे धीरे छिद्र करने लगेगा, धीरे धीरे वो गोलाकार छेद कर देता है, और जिस छेद के कारण वो अल्सर आपके आमाशय के आंतरिक मतलब स्तर में बहुत गड्ढा छेद कर देता है, जिसके कारण हमको अल्सर की शिकायत होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अल्सर होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, समय पे भोजन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ सीखे जरूर कि हम लोग समय पे भोजन करेंगे ताकि अल्सर की प्रॉब्लम जीवन में कभी ना आए। ठीक है, अल्सर के बाद हम लोग कायम किसे करते हैं, उसी समय से हम आपको समझा रहे हैं कायम क्या है, बोल रहे हैं कि कायम क्या है, कायम क्या है, कायम रूप भोजन प्रदान कर देता है भोजन को। तो आखिर है क्या कायम रूप, इसे हम मतलब समझते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या है कायम रूप, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कायम बेसिकली वो होता है, कायम का मतलब हो गया गाढ़ा लेई, देखें जो झंडा उंडा चिपकाने में काम देता है, या अब उसी को मतलब उसी में सजावट के तौर पे उसको उपयोग करते हैं। जो लेई बना जाता है बेसिकली मैदा आटा से बनता है। ठीक है ना, तो उसी का लेई होता है। उसी के समान कायम जो होता है ना, कायम का मतलब हो गया वो लेई, कायम का लेई इसी का रूप है। ठीक है, लेई, तो ये इसकी एक तरह से रूप समझ सकते हैं। कायम का मतलब होता है लेई, गाढ़ा लेई बना देता है, यानी भोजन को हम कहते हैं कायम रूप प्रदान कर दिया, तो आप समझिए गाढ़ा लेई की तरह वो उसको बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से कायम का मतलब समझ गए, गाढ़ा लेई। ठीक है, बेसिक जानकारी रखिए, परिभाषा आप खुद से बना लीजिएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं PDF के तौर पे इसको दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं जठर। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन उठता है जो मैंने पहले भी आपको कराया था कि जठर रस आखिर कहाँ से स्रावित होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जठर रस जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका सिंपल आंसर दे देंगे। ठीक है, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आए छोटी आंत पे। अब भोजन को हम लोग पूर्ण पचा लेंगे, यहाँ से हम लोग भोजन को पूर्ण पचा लेंगे। चलिए छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल हम लोग तो समझते ही हैं, यहाँ से जो मल द्वार तक फैला रहता है उसी को आहार नाल बोलते हैं। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 मीटर होती है। लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है वो भी देख लीजिए। चौड़ाई कम से कम 2.5 मीटर होती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 6 मीटर, लेकिन चौड़ाई जो होती है वो चौड़ा जो होता है 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो एक बेलनाकार रचना होती है, बेलन के आकार का, ऐसे 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 करके घूमी हुई रहती है, बेलनाकार रचना होती है। ठीक है, अब जिसमें अग्न्यासी रस पीत रस आकर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब चलिए क्या समझे यहाँ पे कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें अग्न्यासी रस पीत रस आकर मिलता है, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूर्ण पचा लिए भोजन को। पहले भोजन मुख में डालें, मुख में उसको मतलब दांत में लार स्रावित हुआ, उससे भोजन उसमें मिक्स हुआ और वो नीचे चक्कर मानुकुंचन द्वारा नीचे चला या फिर अमाशय में पहुंचा। अमाशय में भोजन पहुंच करके कायम रूप प्रदान किया। 4 घंटा तक संचित रहने के बाद कायम रूप प्रदान किया। कायम रूप प्रदान करने के बाद ये छोटी आंत में भोजन आया। वो कायम वाला लेई, गाढ़ा लेई वाला छोटी आंत में आया, जिसमें अग्न्यासी रस और पीत रस, कौन सा रस? अग्न्यासी रस और पीत रस आकर मिला, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पचा दिया। उसके बाद उसमें उसका कोई उपयोगी नहीं, यानी वो अब सिट्ठी के तौर पे निकल गया। जैसे ऊख देखें, ऊख का रस, जो गन्ना का रस जो निकलता है, तो उसके बाद रस निकलने के बाद सिट्ठी का कोई काम नहीं रहता है। उसी प्रकार से
वो भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। अब यहाँ से ग्लूकोज अलग हो जाएगा। अब कैसे क्या अलग होगा उसके बारे में समझते हैं। तो छोटी आंत के बारे में समझ गए, जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो एक बेलनाकार रचना होती है, जिसमें अग्न्याशी रस और पित्त रस आकर इकट्ठा मिलता है, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। अब चलिए इसमें समझते हैं ग्लूकोज का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, ग्लूकोज कैसे हमारे क्या बोलते हैं नब्स में, इसमें नब्स में, हमारे नब्स में कैसे पहुंचेगा उसके बारे में समझते हैं। तो पहले छोटी आंत के भाग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पहला भाग ग्रहणी, ठीक है, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। ये 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है, अब चलिए 3 भाग है। अब एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, पहले तो ये 3 भाग को देख लीजिए, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो 6 मीटर, और चौड़ाई पूछा जाए, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ इसकी चौड़ाई हो जाएगी छोटी आंत की, यानी हमारे शरीर में छोटी आंत की चौड़ाई, या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, और लंबाई जो है 6 मीटर होती है। बच्चा में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वयस्क मनुष्य का बात हो रहा है। वयस्क मनुष्य जैसे 18 प्लस का हो गया, वो वयस्क मनुष्य होता है, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। मांस का जो सेवन करता है उसकी छोटी आंत की लंबाई छोटी, तथा जो मांस का सेवन नहीं करता, शाकाहारी अपनाता है, शाकाहार है, और वो उसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम समझ गए छोटी आंत के मुख्यतः कितने भाग है, 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, 3 भाग है। अब तीनों भाग में बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों भाग को, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम में होता है। ठीक है, वसा का आंशिक पाचन जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज में होता है। वसा का आंशिक पाचन कहाँ होता है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम से होता है, एंजाइम किस एंजाइम से होता है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम से होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज से होता है। किससे होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी आंत के भागों को वर्गीकृत करते हैं, यानी 3 जो भाग हम अभी आपको पढ़ाए हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, तीनों भाग का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ से हम ग्लूकोज को कहीं जहाँ पे पहुँचाना होगा वहाँ पे पहुँचाएंगे, फिर इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको कहाँ पहुँचाना है उसको पहुँचाएंगे। ठीक है, अब चलिए पहला भाग है ग्रहणी। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे खुलता है। कहाँ पे, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे खुलता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ग्रहणी क्या है। ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे, यानी ठीक नीचे खुलता है, या कह सकते हैं इसको ठीक बाद से शुरू होता है। अब इसके बाद आता है जेजुनम। ठीक है, यह छोटी आंत का बिचला भाग होता है। जैसे ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम बीच में है तो बिचला भाग हो गया, मध्य भाग होता है। तो इसका सिंपली से परिभाषा आप लोग बनाइएगा, ग्रहणी जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। अब चलिए इलियम के बारे में बात करते हैं। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यानी अधिकांश भाग होता है, नहीं सबसे बड़ा भाग इसी को माना गया है। इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, और इसके इलियम के बिलाई भाग में, जो इलियम आपका देख रहे हैं, इलियम के बिलाई भाग में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण कहने का मतलब जितना भी एनर्जी है उसको इकट्ठा करके निकालेगा और आपको डायरेक्ट जो है आपके नब्स में एंटर कराएगा, नब्स में आपके ग्लूकोज को एंटर करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए छोटी आंत के तीनों भागों के बारे में पढ़ लिए, जिसमें एक चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो छोटी आंत पूर्ण पाचन करके ग्लूकोज को बनाए, वो आप कहाँ एंटर किए हैं, वो आप कहाँ कैसे भेजे हैं।
तो कहिएगा, यहाँ उसको समझाइएगा, ये लिख के बताइएगा कि जेजुनम इलियम जो है छोटी आंत का सबसे मध्य भाग यानी अधिकांश भाग होता है, जिसमें इलियम के विलाई भाग में एक विलाई भाग होता है, इसका एक विलाई भाग होता है, विलाई भाग में भोजन क्या होता है, इसके विलाई भाग में भोजन क्या होता है ना, भोजन जो होता है, भोजन में ग्लूकोज का अवशोषण कर ये डायरेक्ट नर्व्स में एंटर करा देता है, ठीक है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है। वो जो एंटर कराता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी छोटा सिक्का के रूप में एक समझ सकते हैं, वो ग्लूकोज एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बड़ी आंत क्या है और यकृत के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एक सेशन और बनेगा इसका, हमारे फर्स्ट चैप्टर का जैव प्रक्रम का एक हिस्सा और बनेगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करते आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें आपका कोई कुछ डाउट रहेगा नहीं, चूँकि मैंने सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है इसी सेशन में, दोनों सेशन में इंक्लूड करते हैं, हम चल रहे हैं आगे बढ़ते चल रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन बनाइएगा वो ऑटोमेटिक आपसे बनते चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में बड़ी आंत और यकृत और जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने छोटी आंत कंप्लीट कर लिया था, छोटी आंत कि यहाँ पर आके हम लोग रुक गए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग हम बोले थे आपको कि बड़ी आंत के बारे में आज जानेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज सेशन है बड़ी आंत से लेकर आगे बढ़ते चलने का, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चूँकि मेन क्या होता है ना कि पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, जितना आप पढ़े हैं मतलब एक दिन में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या सिलेबस पढ़ा है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या कल हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में जाना था, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम के बाद आते हैं हम लोग पोषण के बारे में जाने थे, ठीक है। एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, चूँकि रिवीजन से क्या होता है ना कि जो भी हम पढ़े रहते हैं एक बार तरोताज़ा हो जाता है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम के बाद हम लोग पोषण पढ़े थे। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन परपोषण का 3 टाइप होता है, ठीक है। कौन कौन टाइप होते हैं? पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा प्राणी संपोषण, तीसरा परजीवी पोषण, ठीक है। ये तीनों टाइप पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, इसके तीनों का परिभाषा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम एक चीज़ और पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल कार्बनिक अणु CO2 H2O जो होता है वो खनिज लवण पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु को ग्लूकोज में मतलब परिणत करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका एक सूत्र यानी पढ़े थे हम लोग, 6CO2 + 12H2O = सूर्य के प्रकाश में बनाता है C6 ग्लूकोज बनाता है प्लस जल बनाता है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद मेन 4 हमको प्रयोग पढ़ना था, तो हमने बताया कि आपको इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से प्रयोग है उसके बारे में बता देते हैं। सूर्य प्रकाश है, क्लोरोफिल है, जल खनिज लवण है और लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में पढ़े थे। उसके बाद फिर पैरामेसियम के बारे में पढ़े थे। अमीबा का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है, वो अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। पैरामेसियम के बारे में भी पढ़े थे, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कूट पादों द्वारा होता है तथा बहिष्करण विधि के लिए एक निश्चित मार्ग होता है, ठीक है। उस निश्चित सिलियापेसिया जिसको कहते हैं, सिलियापेसिया और निश्चित मार्ग होता है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद पढ़े थे क्या, साइटोसोम के बारे में जाने थे, ठीक है। साइटोसोम में जिसमें पैरामेसियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे साइटोसोम कहते हैं। उसके बाद आहार नाल के बारे में जाने थे, डिटेल से पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा अवेलेबल है वीडियो, ठीक है। उसके बाद आहार नाल के बाद मनुष्य के आहार नाल का संक्षिप्त वर्णन वहाँ पे कर लिए थे। फिर आहार नाल के मुख गुहा का, आहार नाल में कौन कौन चीज़ें आता है, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये 5 चीज़ आती है उसमें, ठीक है। तो वो पढ़ लिए थे। मुख गुहा का संक्षिप्त वर्णन भी कर लिए थे। उसके बाद दांत कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कतरनक काटने वाला, भेदक फाड़ने वाला, चवर्णक चबाने वाला, अग्रचवर्णक उसको मिहीन करने वाला, ठीक है। ये चारों टाइप पढ़ना था, वही पढ़ लिए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव भी था वो भी कर लिए थे। उसके बाद हम दंत अस्थिक्षय भी पढ़ लिए थे कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है। दांतों की अच्छी सफाई नहीं होने से जब हम मीठा पदार्थ खाते हैं तो वो दांतों पे चिपक कर उसमें
केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके कारण दांत हमारा खराब हो जाता है। उसके बाद हम दंत प्लाक पढ़े थे कि दांतों की अच्छी सफाई नहीं करते हैं तो उस पर एक पीला परत बैठ जाता है, उसी को हम दंत प्लाक बोलते हैं। उसके बाद हम लार ग्रंथि के बारे में पढ़े थे कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथि स्रावित होती है, तो 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीन जोड़ी जो है वो लार ग्रंथि स्रावित होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एंजाइम कौन सा स्रावित होता है, तो 2 है, टाइलिन और माल्टेज, ठीक है, 2 एंजाइम स्रावित होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे किए थे। उसके बाद ग्रसनी के बारे में जाने थे कि ग्रसनी क्या है और इसके कितने भाग है। तो ग्रसनी का 2 भाग होता है, निगल द्वार, कंठ द्वार, उसके बारे में भी जाने थे। एपिग्लॉटिक्स के बारे में भी जाने थे और ग्रास नली के बारे में भी जाने थे और उसका वर्णन भी कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कर्मानुकुंचन सीखा था, चूँकि ग्रास नली में एक नया शब्द आया था कर्मानुकुंचन, जिसमें भोजन गाढ़े लेई के रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाशय के बारे में जाने थे कि अमाशय क्या है, इसमें भोजन कितने घंटों तक संचित रहता है, तो भोजन लगभग 4 घंटों तक संचित रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें HCl स्रावित होते रहता है। फिर अमाशय के अंदर ही हम लोग जठर ग्रंथि में प्रवेश किए थे। अमाशय के अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर स्रावित होते रहता है। तो वहाँ से जठर मतलब किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना है वो भी पढ़ लिए थे, म्यूकस, अम्लजम, जाइमोजिन, ठीक है, ये 3 पढ़ लिए थे। उसके बाद अमाशय में अम्ल की भूमिका भी कंप्लीट कर लिए थे कि अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है, कुछ 5-6 टॉपिक था अम्ल की भूमिका, वो पढ़ लिए थे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस ग्रंथि से होता है, या कुछ ऑब्जेक्टिव था, तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद आज नहीं, कल ही जाने थे अल्सर के बारे में भी जाने थे कि अमाशय के आंतरिक दीवार में गोलाकार पट्टी बनी रहती है, जिसमें कहीं कहीं अंदर की ओर छिद्र हो जाता है, जिस छिद्र को हम अल्सर बोलते हैं, वहाँ भी कंप्लीट कर लिए थे। कायम किसे कहते हैं, ये भी हो गया। जठर रस का स्राव ये भी हो गया। छोटी आंत के बारे में भी हम जान लिए कि छोटी आंत क्या है, इसकी कितनी लंबाई है, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बारे में भी जान लिए। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी अग्रभाग होता है, जेजुनम मध्य भाग होता है और इलियम अधिकांश भाग होता है, जिसके इलियम के बिलाई एक भाग होता है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण मतलब भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ग्लूकोज का अवशोषण होता है, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी कर लिए थे। अब आज का सेशन है बड़ी आंत। बड़ी आंत से समझते हैं कि बड़ी आंत आखिर होता क्या है। तो देखिए, छोटी आंत के अगले वाले भाग को ही बड़ी आंत बोलते हैं, यानी छोटी आंत के नीचे वाले भाग जो होते हैं, यानी अगला और सबसे बड़ा भाग क्या होता है, बड़ी आंत होता है, ठीक है, जिसमें अपचित भोजन जो भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ रहता है, तो वो अपचित भोजन इसमें क्या होता है, अपचित भोजन जीवाणुओं द्वारा इसमें पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है और ये मल में परिणत हो जाता है। अपचित जो भी पचा हुआ भोजन जो मल मतलब बड़ी आंत में आती है, तो वो क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा मल में परिणत कर दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्टोर होता है। और जो मल हम लोग समय अनुसार उसको हम बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर से परित्याग कर देते हैं। इसको परित्यागी समझिए कि अपने शरीर से उसको हम परित्याग कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब वो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद हम अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं। बहुत बार आप सुनते हुए कि फलाने व्यक्ति को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, उसको अपेंडिक्स हो गया, ये व्यक्ति अपेंडिक्स की वजह से मर गया, ये दिस डैट ये होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स होता क्या है, बेसिकली वो समझते हैं। अपेंडिक्स एक तरह से किडनी की तरह काम पहले करता था, अब नहीं काम करता है, वो उसका काम खत्म हो चुका है। पहले क्या था कि पहले हम लोग आदि मानव थे, तो आदि मानव का काम क्या था, उस समय तो भोजन पका हुआ तो होता नहीं था। आदि मानव भोजन के लिए कुछ भी खा लेते थे, जैसे कच्चा मांस हो गया, जानवर को पकड़ के खा गए, बिना पकाए हुए कच्चा मांस फाड़ के खा गए, और घास, कच्चा मांस नहीं मिला तो कुछ भी फल फूल घास जो भी है वो मतलब अपने पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेते थे, ठीक है, जिसको पचाने के लिए मनुष्य में एक विशेष अंग की व्यवस्था उस समय भगवान द्वारा की गई थी। तो हम लोगों ने अभी जाना कि उस समय क्या होता था ना कि मनुष्य के भोजन मतलब उस समय के पाचन के लिए हमारे पास पाचन क्रिया विधि के लिए एक ही विशेष अंग था, वो था अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता था, भोजन जाता था और वहाँ पे उसको पूर्ण पाचन मतलब किडनी उस समय कार्यरत नहीं था, उस समय अपेंडिक्स ही कार्य करता था, इसको पचाता था और उसको मतलब मल तक परिणत कर देता था, यानी पूर्ण पाचन की क्रिया वहीं पे अपेंडिक्स ही पचाने का कार्य करता था। कितना हार्ड से भी हार्ड मांस हो या हड्डी क्यों ना हो, वो उस समय पचा दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसका कार्य धीरे धीरे बंद हो चुका है, अब अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में एक अवशिष्ट पदार्थ है, वो है अपेंडिक्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मनुष्य शरीर में
क्या अपशिष्ट पदार्थ कौन सा प्रेजेंट है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ से हम लोग सीधा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अपेंडिक्स होता है वो हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपेंडिक्स के बारे में समझ गए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, जब ये कार्य नहीं करता है तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती क्यों है? अपेंडिक्स क्यों बहुत बार सुना जाता है अपेंडिक्स हो जाता है, फूल गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय हम लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, यानी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब हम खाना खाते हैं उस समय क्या होता है कि हम लोग पानी लेकर नहीं बैठते हैं, और खाना खाते समय हिचकी जो आती है, तो कभी कभी हिचकी इतनी तेज़ होती है कि अपेंडिक्स का मुख कुछ समय के लिए वहाँ पे खुल जाता है, और आपके शरीर में अगर भोजन का कुछ अंश भी रहेगा तो वो भोजन उस अपेंडिक्स के मुंह में जो खुला होता है उसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद वो तो पचाने का काम करता नहीं है, चूँकि वो बंद हो चुका है। वो एक विकार पदार्थ हमारे शरीर में प्रेजेंट है, तो वो बंद हो चुका है। तो वो बंद हो चुका है तो उसमें कोई भी चीज़ अगर डालिएगा, मतलब कोई भी बंद बॉक्स में डालिएगा भोजन, तो वो धीरे धीरे भोजन सड़ने लगता है। भोजन सड़ेगा तो उस आवरण को भी सड़ाते चला जाता है। तो जो उस आवरण को सड़ाएगा उसके बाद क्या होता है कि अपेंडिक्स सड़ जाता है, और अपेंडिक्स सड़ने के बाद पेट यहाँ पे फूल जाता है। किडनी के बगल में होता है, छोटी आंत के वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखता तो मैं बताता, यानी छोटी आंत, पेट में छोटी आंत के जस्ट नीचे अपेंडिक्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो फूल जाता है, जिसके कारण हमको पेट दर्द होता है, और इसका अगर सही समय पे इलाज न कराया जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। नहीं बोला जाता है कि अपेंडिक्स फट गया जिसके कारण मृत्यु हो गई, वही होता है। तो इसका ऑपरेशन या आप बच्चे में करा लीजिए, या जब आप परिपक्व हो जाए तो उस समय कराइए, या सबसे बढ़िया है ऑपरेशन करा लीजिए, या खाना खाते समय सुरक्षित रहिए, ध्यान से खाइए, कोई हुड़बड़ाहट नहीं रहता है, थोड़ा समय लेकर ही खाइए, क्योंकि खाना अच्छा से खाइएगा तो शरीर अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अपेंडिक्स के बारे में समझ गए। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक उंगली नुमी पट्टी रहती है, उंगली नुमी एक पट्टी रहती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा अगर आपको देना होगा तो दीजिएगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य एक उंगली नुमा एक संरचना होती है, पट्टी होती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसका सिरा बंद होता है। और सिरा कब कब खुलता है हम आपको बता ही दिए हैं कि जब आप खाते समय हिचकी लेते हैं उस समय ये सिरा खुल जाता है, कुछ समय के लिए ही खुलता ज़रूर है, ठीक है। अब चलिए छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है इसके बारे में जानते हैं। तो छोटी आंत में मुख्यतः निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होता है। पहला है देख लेते हैं, पहला है लाइपेज, दूसरा है न्यूक्लिएज, तीसरा हो गया आपका लैक्टोज, चौथा माल्टोज, और पांचवा इनवर्टेज, छठा हो गया आपका पेप्टाइजेज। तो ये निम्नलिखित जो है ये स्रावित होता है, ठीक है। छोटी आंत से ये एंजाइम क्या होता है, स्रावित होता है, यह देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग छोटी आंत से स्रावित रस पर किस प्रकार कार्य, मतलब रस जो है भोजन पर किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो पाचक रस है इसको पाचक रस बोला जाता है। जितना भी हम लिखा है एंजाइम ये सब पाचक रस होता है, ठीक है। तो ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये कार्य करता है, लाइपेज जो है मुख्यतः इम्लीकृत वसा को अवसीय अम्ल में बदलता है। ये लाइपेज है जो इम्लीकृत वसा को किस में बदलता है, बसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लिएज है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। ये सब पाचक रस है, ये पचाने का काम करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा किस किस रूप में चेंज करता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन्वर्टेज है, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोएज जो है सुक्रोज को नहीं, इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टोज को ग्लैक्टोज में, लैक्टोज है उसको ग्लैक्टोज में चेंज करेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं लैक्टोज जो है उसको ग्लैक्टोज में चेंज करेगा। पेप्टाइजेज जो है पेप्टीन को अमीनो अम्ल में एसिड में चेंज करेगा, ठीक है, जो पूर्ण पाचन, जिसके कारण पूर्ण पाचन संभव हो पाता है, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित कार्य था, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चाइल्ड्स किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए
आपका एक टॉपिक है, अगला टॉपिक है चाइल्ड। चाइल्ड किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि छोटी आंत में विभिन्न एंजाइम देख सकते हैं, ये निम्नलिखित एंजाइम है। इस एंजाइम की सहायता से भोजन जो होता है ना वो एक तरल अवस्था में आ जाता है। यानी तरल कहने का मतलब समझते हैं ना कि उस अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था को हम लोग चाइल्ड कहते हैं। यानी वो जो तरल अवस्था में आता है उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। चाइल्ड समझ गया कि छोटी आंत में विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोजन तरल अवस्था में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगला आप समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यकृत क्या है। यकृत के बारे में समझते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यकृत के बारे में समझते हैं, आखिर यकृत है क्या, ठीक है। और यकृत के बारे में सबसे मेन पॉइंट है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो जिसका भार कम से कम 1.5 से 2 kg तक होता है, ठीक है। और जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है, जिससे पीत रस का स्राव होता रहता है, जिसमें पित्ताशय नामक थैली में संचित होता रहता है। देखिए यहाँ पे यकृत में विटामिन ए भी संचित विटामिन ए रहता है, जो समयानुसार शरीर को प्रदान करते रहता है। इसके भाग को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। विटामिन ए को मतलब इस भाग को आरबीसी का कब्र, पीत को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। देखिए यकृत के बारे में समझते हैं। यकृत सबसे पहले क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg के बीच होता है, ठीक है। और जो उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित रहती है, ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहती है, जिससे पीत रस का स्राव होते रहता है। जो पीत रस एक पित्ताशय नामक थैली में, इस तरह के थैली होता है, तो उसमें संचित रहता है, ठीक है, संचित होते रहता है, ठीक है, जिसे हम आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। और एक चीज़ और, ये जो है यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, जो समय अनुसार जब शरीर को ज़रूरत हो तो समय पड़ने पर विटामिन ए शरीर को देते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम यकृत के बारे में समझ गए। अब यकृत से स्रावित पीत रस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब चर्चा कर लेते हैं कि यकृत से स्रावित पीत रस क्या है, वर्णन थोड़ा सा कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यकृत से स्रावित पीत रस जो होता है एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन को क्षारीयता प्रदान करती है तथा वसा को पाचन करने में सहायक होती है, ठीक है। यह जीवों के शरीर में पीत रस स्रावित न हो तो भोजन का पाचन असंभव। देखिए कहने का मतलब ये है कि यह जो पीत रस है ना, यकृत से जो स्रावित होता रहता है, ये पीत रस बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। यह यकृत से स्रावित होता है, जो पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है, ठीक है, जिसका जो एक क्षारीय द्रव्य है, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 7.7 है, ठीक है। अगर पीत रस शरीर में स्रावित ना हो तो भोजन का पाचन असंभव है, ठीक है। तो यहाँ से मेन चीज़ समझने वाली बात है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब पीत रस का कार्य भी देख लेते हैं, ठीक है। पीत रस का कार्य, इसका कार्य समझ लीजिए थोड़ा सा। तो अभी हमने बताया ना कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो यहाँ पे पीत रस भोजन को क्षारीयता प्रदान करती है। यहाँ से पहला टॉपिक आप लोग बनाइए कि पीत रस भोजन को क्षारीयता प्रदान करती है। यह छोटी आंत में मिलकर, अगला टॉपिक बनाइएगा, यह छोटी आंत में मिलकर अग्न्यासी एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देती है। यानी कि ये जो होता है अग्न्यासी एंजाइम की क्रिया जो होती है उसको तीव्र कर देती है पीत रस, ठीक है। और तीसरा बनाइएगा कि यह वसा का विखंडन करती है ताकि वसा का पूर्ण पाचन हो सके, ठीक है। तो चलिए हमारा ये भी ख़त्म हो चुका है, इसमें अभी 2 और है तो इसको भी देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अग्न्यासी के बाद रस के बाद अग्न्यासी क्या है, अग्न्याशय क्या है, उसके बारे में समझेंगे। और अग्न्याशय के बाद शायद हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो अगला टॉपिक इसका लिखिएगा कि यह छोटी आंत में उपस्थित विभिन्न एंजाइमों की क्रियाविधि को बढ़ा देता है। पीत रस का कार्य है कि पीत रस अगर मिलेगा तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उसके क्रियाविधि को तीव्र कर देगा। और यह अम्लीय कायम को क्षारीयता प्रदान करता है, ठीक है। जो कायम बन के आता है वो अम्लीय रहता है, एसिडिक सेल अम्लीय होता है, तो उसको क्या होता है कि क्षारीयता प्रदान करने का काम ये करता है,
ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव है मैं लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अग्न्याशय के बारे में जानते हैं कि अग्न्याशय क्या है। लास्ट टॉपिक है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अग्न्याशय के बारे में समझते हैं आखिर अग्न्याशय है क्या, यह जो रस अग्न्याशी रस जो निकलता है वो भोजन पे किस तरह कार्य करता है, ठीक है। तो अमाशय के ठीक नीचे, अग्न्याशय के बारे में समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। आप लोग इसका परिभाषा लिख भी सकते हैं, तो लिखिए अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशी ग्रंथि कहते हैं, जिसमें पतली पतली नालिकाएं निकलकर अग्न्याशी वाहिनी बनाती है, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन पर क्रिया कर पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो अग्न्याशी ग्रंथि क्या है एक बार और सुन लीजिए। अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हरे रंग की पीले रंग की एक क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसे अग्न्याशी ग्रंथि कहते हैं। किस रंग की ग्रंथि होती है, यहाँ पे पूछ सकते हैं अग्न्याशी ग्रंथि किस रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है, ठीक है। तो यहाँ से अग्न्याशय के बारे में समझ गए, ठीक है। अब उसके रस के बारे में समझते हैं कि इसका रस तो बेसिकली कहाँ से निकलेगा, अग्न्याशी ग्रंथि से निकलेगा। चूँकि अग्न्याशय रस है तो अग्न्याशी ग्रंथि से ही निकलेगा, ठीक है। देखिए भोजन को पूर्ण पचाने में अग्न्याशी रस की अहम भूमिका होती है, जो इस प्रकार से है, जैसे एमाइलेज स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन पर क्रिया कर माल्टेज में बदलता है। लाइपेज जो है अम्लीकृत वसा को क्रिया कर अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, और न्यूक्लिएज जो है न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया कर न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए अग्न्याशी ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है वो देख लीजिए। इससे जो एंजाइम स्रावित होता है पहला जो है ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा जो है इमाइलेज, तीसरा जो है लाइपेज, चौथा जो है न्यूक्लिएज, ठीक है। ये चारों जो है एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो गया, यकृत हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया अग्न्याशी ग्रंथि, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है क्या। तो चलिए पीत रस का पीएच मान कितना होता है, तो पीत रस का पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्र याद रखिएगा, आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। देखिए आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। उसके बाद पूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पूर्ण पाचक रस छोटी आंत से स्रावित होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किस मतलब कौन है, तो यकृत है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg के बीच होता है, ठीक है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो बेसिकली पीत रस का स्राव यकृत से होता है। पीत रस कहाँ पे संचित रहता है, तो पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। बड़ी आंत में अपचित भोजन को मल में परिणत कौन करता है, तो कौन करता है, जीवाणु। अभी तो बताया मैंने आपको कि कौन करता है, जीवाणु। अब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशी ग्रंथि। तो चलिए इस तरीके से हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। चूँकि जैव प्रक्रम में इतना ही था तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने बताया कि 4 प्रयोग है, तो उस 4 प्रयोग को हम आपको पीडीएफ के तौर पे दे देंगे। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो चारों प्रयोग समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस चारों प्रयोग को करने में काफ़ी समय लगेगा, तो आपका समय भी बर्बाद होगा। उससे बढ़िया है कि मैं आपको पीडीएफ के तौर पे वो दे दूँ। चारों प्रयोग को पीडीएफ के तौर पे मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके, नीचे जाके, वीडियो के लिंक में जाके आप वहाँ से उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जैव प्रोग्राम टोटली कंप्लीट हो गया, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को भी अगले सेशन में लेके चलेंगे। इसके नेक्स्ट
चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई भी अगर दिक्कत होता है, जैव प्रक्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट आती है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हर एक क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बना के देखिए, आपको से टोटल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारा टोटल क्वेश्चन ख़त्म। तो इस चैप्टर को भी टाटा बाय बाय करते हैं और इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि ऐसा ऐसा बात है कि मतलब क्लास चल रहा है कि आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप मेनली होता क्या है कि अभी आप दूसरे कोचिंग में जाके उसको पैसा पेमेंट कीजिएगा, उससे बढ़िया यहाँ पे आइए, वीडियो देखिए और मतलब टोटल यहाँ पे सुविधा मिलेगा आपको, ठीक है। मैथ से लेके टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।